हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इक्विवेलेंट तुल्यांक की भार के बारे में पढ़े थे, इक्विवेलेंट वेट, जिसमें हमने तुल्यांक की भार के बारे में डिस्कशन किया था। तुल्यांक की भार कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किसी कॉमन साल्ट के लिए कैसे किया जाता है, एसिटिक साल्ट के लिए कैसे किया जाता है, ये चीज़ देखा, और किसी एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है, इसके फार्मूले भी देखे थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी एसिड का तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं। तो एसिड का तुल्यांक की भार निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी ऑफ द एसिड का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का जो वेट होगा, इक्विवेलेंट तुल्यांक की भार होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, किसी अम्ल का तुल्यांक की भार बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एक टर्म यहां आया बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, भास्मिकता। अम्ल की भास्मिकता क्या होगी, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अम्ल की भास्मिकता कैसे जान पाते हैं, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। यानी किसी एसिड में जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, उसी को हम उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। जैसे हमने बात किया HCl, तो HCl की बेसिसिटी 1, क्योंकि HCl में एक ही हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है। जब H2SO4 की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी इसकी 1, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। जब H3PO4 की बात करते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसकी बेसिसिटी। अब अगर इसका हमें तुल्यांक की भार निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रखेंगे और 1 से डिवाइड कर देंगे जो है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट और तुल्यांक की भार एक ही चीज आ जाएगा। इसका मतलब ये पता चला, किसी एसिड की अगर बेसिसिटी 1 होती है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है उस एसिड में से, तो उसकी एसिड बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो इसी तरीके से मान लेते एग्जांपल में दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, पता है, क्लोरीन का कितना 35.5 होता है, अपॉन में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 36.5, ये इतना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे वही चीज आ गई। इसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। तो जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का इक्विवेलेंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 × 1 निकाल लीजिए इस तरीके, एक सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 × 16 होता है, क्योंकि 4 हमारे पास ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 अपॉन में इसमें 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 32 प्लस 16 4 = 64, ये आ जाएगा आपका 34 प्लस 64। ओके डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 63998, कितना आ गया, 98 अपॉन 2। ठीक डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 49, कितना आ गया, 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। ओके डियर, इसी तरीके से इसका भी 98 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, जो वैल्यू आएगा वही आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है इसको। ओके, अब आप अगर इतना समझ पा रहे हैं, तो आइए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, किसी बेस
बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन में एसिडिटी। बेस के केस में क्या करेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कहने का मतलब किसी क्षार का तुल्यांकी भार बटे बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता, इसको क्या बोलते हैं, अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर ये स्टूडेंट? अब अगर कोई एग्जांपल देखना है, एसिडिटी क्या होता है ये बात समझिए। द रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन परसेंट इन अ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ दैट बेस। किसी बेस में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, OH प्रेजेंट होंगे, वही हमारा क्या होगा, बेसिसिटी होगा। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, जैसे आपने लिखा NaOH, तो NaOH में आपके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1। जब हम CaOH का होल ट्वाइस लिखते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसकी जो एसिडिटी होंगे, एसिडिटी, वो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। जब हम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 हो जाएंगे, तो इसकी जो एसिडिटी हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे डिवाइड कर देंगे और ऑटोमेटिकली बहुत इजी वे में हम इसकी इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अब जैसे आपने लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्यों मॉलिक्यूलर वेट होगा? क्योंकि इसकी जो एसिडिटी है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, वही बात आ गई। तो हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, आप पहले फाइंड करिए। सोडियम है तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इस तरीके से। तो इज इक्वल टू 23 प्लस 17 इज इक्वल टू 40। कितना आ गया? 40 आ गया। और 40 बट्टे पे अगर 1 कर देंगे तो यही वैल्यू आपके आ जाएंगे, अपॉन में 1 इज इक्वल टू 40 आ जाएंगे। यानी इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों आपका क्या है, सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू निकल करके सामने आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आइए समझने की कोशिश करते हैं, इरेज करते हैं इस चीज को। ओके डियर स्टूडेंट, हाँ, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेते हैं। आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, इज इक्वल टू कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन तो 2 × 16 प्लस 2 हाइड्रोजन तो 2 × 1, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीपल है तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह अपॉन में यहाँ 2 है, 2 लगा दीजिए क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 16 2 = 32 प्लस 2 1 = 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 34 एंड 40 74 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 3 = 6 and 2 7s are, okay dear student, 2 7s are 40, 14 ओके डियर स्टूडेंट, ये आ गया इसका क्या, इक्विवेलेंट है। सिंपल, काफी सिंपल है। तो हमें फार्मूले में थोड़ा सा फोकस करना होगा कि बेस के लिए हम एसिडिटी वर्ड यूज करते हैं, और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है उसके लिए करेंगे। ठीक, इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि किसी ऑक्सीकारक अथवा अपचायक का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़ेंगे तो उस समय कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जान लीजिए, कुछ चीजें हम बता रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है,
क्या करेंगे, इस चीज को हम समझिए। एक फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला मास लिखते हैं इज इक्वल टू, इसका होता है फॉर्मूला मास अपॉन में आपके पास लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये चीज आ गई। अब जैसे हम बात करते हैं K2Cr2O7, इसका हमें क्या निकालना है, K2Cr2O7 एक हमारे पास फार्मूला है, और इसका ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और इसका हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले इसको आपको एक समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण क्या बनाना पड़ेगा, जब ये चीज आपका इस तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने के बाद हम पाते हैं कि हमारे पास जो Cr2O7 होता है -2, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करके ये क्रोमियम आयन का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है ये क्रोमियम आयन, जरा सा इसको देखिएगा, +3 चार्ज होगा और इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक, इतना ही आपके इक्वेशन में दे रखा है। ठीक है, जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो ये बात वहां पे समझ में आएगा कि किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, वहां पे बताया जाएगा। फिलहाल के लिए जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इस टाइप की कुछ चीज हमें प्राप्त होती है। अब हमारे पास इसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है एसिडिक मीडियम में, इधर हमें 7H2O को ऐड करना है। इसको ऐड करना है, 7H2O को ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे 7H2O को ऐड कर दे रहे हैं इस तरीके से, इस तरह से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इस साइड में आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही अमाउंट में इधर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो इधर आपके पास 7 × 14, तो यहाँ पे 14H पॉजिटिव हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, H पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जरा सा देखिए कि क्या क्रोमियम बैलेंस है, नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करें। इधर आपके पास चार्ज कितना हो गया, +6, इधर आपके पास -2 चार्ज हो गया। बात समझ पा रहे, ये चीज अगर उधर जाएगा तो +2 चार्ज हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास +8 चार्ज हो गया। मैं कुछ चीज बैलेंस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास इधर कितने 14H+ है, यहाँ पे 14H+ है, और इसमें से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 12H+ बचेंगे। 2 चार्ज आप माइनस, चार्ज को हम माइनस कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं माइनस कर रहे, हम चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करें। इधर 12 है और इधर आपके पास क्या है, 6 है। बात समझिए, चाहे इधर करके करेंगे तब भी वही चीज आएगा, और सिर्फ आप इतना करेंगे तब भी 2 3 × 6, इस पे चार्ज है प्लस, और इधर आपके पास कितना है, +12 चार्ज है, क्योंकि 2 आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था प्लस था, तो माइनस प्लस हमने +12 आया, ऐसे समझिए +12 चार्ज आया। अब आप सोचिए, यहाँ पे +12 चार्ज है, यहाँ पे +6 चार्ज है, तो हम क्या करें कि ये चार्ज और ये चार्ज बराबर हो जाए। ये चार्ज और ये चार्ज बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इसके साथ में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 6 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। कितने बचेंगे, 6, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ पा रहे डियर स्टूडेंट, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर, बात समझ पा रहे, इतना समझा। अब आपने यहाँ पे लिखा कि फॉर्मूला मास निकालना है, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना गेन। यहाँ पे जो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो भार होता है, जब आप इसके भार को मेजर करेंगे तो 294 आएगा। कितना आएगा इसका, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इसका जो वेट होता है वो 294 होता है। कितना होता है, 294 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया गया, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जरा सा डिवाइड करिए। आई थिंक 49, कितना आएगा 49, क्योंकि 6 4 24, 5 4 54, 6 9 54, ये आ गया इज इक्वल टू 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट है। जब ये चीज ये ऑक्सीकारक का काम करेगा
और ऑक्सीकरण का एसिडिक मीडियम में कैसे काम करेगा, वो कुछ सिस्टम हमारे पास ऐसे हैं। जब आप इसको, मैंने बताया कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, वहाँ पे ये फिर से एक बार हम लोग आपको समझाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इसको फिनिश कर लिया इक्विवेलेंट वेट को, और आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।